हेलो स्टूडेंट्स, कैल्साइट क्रिस्टल के आज बारे में हम स्टडी करेंगे। तो कैल्साइट क्रिस्टल जो है आपका मार्बल इसका एक एग्जाम्पल है, लाइमस्टोन एक इसका एग्जाम्पल है। ये स्मॉल स्मॉल कैल्साइट क्रिस्टल के जो है बॉन्ड बॉन्ड हुए हैं, उनकी वजह से आपको मार्बल और लाइमस्टोन जो है वो मिलता है। तो यहाँ पे जो लार्ज क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपने अगर ले लिया है कैल्साइट का, तो वो देखिएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी रहेंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो कलरलेस होगा और ट्रांसपेरेंट होगा। तो आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो ऑप्टिक्स में आपको वो मटेरियल तो चाहिएंगे जो लाइट को पास कर दें। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल रहेगा आपका कैल्साइट क्रिस्टल। ये जो आपका कैल्साइट क्रिस्टल है, एक टाइम था जब ये ज़्यादातर आइसलैंड्स के अंदर मिला करता। तो इसी वजह से इसका एक नाम जो है वो आइसलैंड स्पार भी रखा गया है। तो कई बार क्वेश्चन जो है सीधा कैल्साइट क्रिस्टल के से नहीं पूछा जाता, ये भी पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसलैंड स्पार। तो आइसलैंड स्पार जो है आपका कैल्साइट क्रिस्टल को ही आप आइसलैंड स्पार कह रहे हैं। तो कैल्साइट क्रिस्टल की अगर हम अरेंजमेंट देखें, एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की या शेप के बारे में देखें, तो ये नेचुरली जो है वो आपको रोम्बोहेड्रल शेप के अंदर मिलता है। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ज्योमेट्रिक पैटर्न, वो आपको इस तरह से देखेंगे मिलेगा। और अगर आपने इसको टुकड़ों में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया है आपने इसको, तो इसके जो फेसेस आपको मिलने वाले हैं वो आपको मिलने वाले हैं पैरेललोग्राम शेप के अंदर। यानी कि एक क्लोज्ड फिगर कंसिडर कीजिएगा, आप क्यूब कंसिडर कीजिए, आप क्यूबॉइड कंसिडर कीजिए, लेकिन उनके सारे के सारे जो फेसेस हैं वो ऐसे कंसिडर कीजिएगा कि वो आपके पैरेललोग्राम से बने हुए हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि कम से कम 6 जो है फेसेस, तो आपको सरफेसेस तो चाहिएंगे वो क्लोज्ड फिगर लेने के लिए। तो पैरेललोग्राम के बने हुए हैं, तो जो आपके अपोजिट एंगल होंगे वो तो सेम होंगे, लेकिन जो आपके एक ही तरफ के जो एंगल होंगे वो आपके कैसे हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो एंगल्स में आपको मिलेगा कि 101 डिग्री और 55 मिनट का ऑब्ट्यूज़ एंगल मिलेगा एक आपके पैरेललोग्राम के अंदर, और दूसरा आपको मिलने वाला है 78 डिग्री 5 मिनट्स का। तो इसी कैलकुलेशन करने के लिए हम इसको अप्रॉक्सीमेट 102 डिग्री कंसिडर कर लेते हैं। और अगर आपने यहाँ पे बढ़ा दिया है 1 डिग्री, तो यहाँ पे कम कर दीजिएगा, ये 5 मिनट इसके कम कर दीजिएगा, तो ये 78 हो जाएगा। तो अपोजिट एंगल का सम देख लीजिएगा, 180 डिग्री बनना चाहिए आपका। तो यहाँ पे आप जब ये रोम्बोहेड्रन स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी कि एक ऐसी फिगर, क्लोज्ड फिगर कंसिडर कीजिए जिसके 6 सरफेसेस पैरेललोग्राम हैं, और पैरेललोग्राम के अंदर भी एंगल बन रहा है 102 डिग्री का और 78 डिग्री का, तो आपकी रोम्बोहेड्रन फिगर बन गई है। तो इस रोम्बोहेड्रन फिगर के अंदर आपको 2 कोने ऐसे मिलने वाले हैं जहाँ पर आपके जो फेसेस मिलेंगे, सरफेसेस मिलेंगे, सरफेसेस के लिए 3, एक कोने के लिए आपको 3 सरफेसेस चाहिएंगे, वो अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो उसमें आपके अगर बाय चांस एक ऐसा सिमेट्री बन गया, एक ऐसा जो है पोजीशन आपके पास आ गई कि सारे के सारे एंगल जो हैं आपके उस कोने के, वो बन जाएँ आपके 102 डिग्री या 101 डिग्री 55 मिनट्स। 55 मिनट्स अप्रॉक्सीमेट 1 डिग्री के इक्वल हो गया, 60 मिनट जो है आपका 1 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो ऐसे 2 कोने जो आपको मिलते हैं उनको कहा जाता है उस क्रिस्टल के ब्लंट कॉर्नर्स। तो ब्लंट कॉर्नर्स पे तीनों के तीनों ऑब्ट्यूज़ एंगल मिलने वाले हैं, आपको 90 डिग्री से ज़्यादा के मिलने वाले हैं। बाकी जो 6 कोने आपको मिलने वाले हैं, वो आपको मिलेंगे जब एक सरफेस का तो आएगा आपका ऑब्ट्यूज़ एंगल, और बाकी 2 सरफेसेस जो उस कोने पे मिल रहे हैं वो क्या मिल जाएँ आपको, एक्यूट एंगल। तो इसको देखिए, इसको आप किस तरह से समझ सकते हैं कि ये हम कौन से सरफेसेस की बात कर रहे हैं और कैसे आपको एक्यूट एंगल मिल रहा है और कैसे आपको ऑब्ट्यूज़ एंगल मिल रहा है। तो कंसीडर कर लीजिए कि ये आपके पास एक आपका कैल्साइट क्रिस्टल है, और ये तो देखिएगा यहाँ पे तो आपके ये जो सारे एंगल्स बन रहे हैं वो एंगल सारे के सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक सरफेस हो गया आपका। तो यहाँ पे तो हमारा रेक्टेंगल है, लेकिन इसको एज्यूम कीजिएगा, अजम्पशन रखिएगा अपनी कि एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड थोड़ी सी तिरछी कर दीजिएगा, इंक्लाइंड कर दीजिएगा। इस वाली साइड को कंसिडर कर लीजिए कि थोड़ी सी, या तो इस साइड कर दीजिए या इसको इधर मान लीजिएगा। और ये जो एंगल है आपका, एक एंगल बन रहा है आपका यहाँ पे 102 डिग्री का,
और 102 डिग्री का अगर ये है तो दूसरा ये वाला भी 102 का है। एंड लेट अस कंसीडर ये 90 का है और ये भी कितने का है, 90 का है। तो ये तो हो गया आपका एक सरफेस। तो इस सरफेस के बिल्कुल अपोजिट नीचे बॉटम में भी आपके पास ऐसा ही सरफेस हो जाएगा, और इस नीचे वाले सरफेस में भी यही कंडीशन है कि दो आमने सामने के एंगल 102 डिग्री के हैं और दो एंगल आपके 78 के हैं। तो एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, तो टोटल हो गया आपके दो ये हो गए। एक सरफेस आपका ये हो गया है। तो इसमें भी आपके कंसिडर कीजिएगा कि एक एंगल आपका 102 का है, ये आपका 78 का है, ये 102 का है, ये एक आपका 78 का हो गया है। तो ये आपका थर्ड सरफेस हो गया। थर्ड सरफेस के अपोजिट आपको एक फोर्थ सरफेस भी यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे फिर मिल गया एक सरफेस। फिर वही मानिएगा कि ये 102 का है, ये 78 का है, ये 102 का है, ये 78 का है। तो आपका ये पांचवा सरफेस हो गया। पांचवें सरफेस के नीचे ही आपका छठा हो गया। तो आपको एक रोम्बोहेड्रल फिगर मिल गई है। तो अब ये मानिएगा कि अब ये देखिएगा टोटल सरफेसेस कितने हो गए आपके, 6 सरफेसेस हो गए। अब आ जाइए कोनों के ऊपर, कॉर्नर्स के ऊपर। तो अब ये देखिएगा एक कॉर्नर ये हो गया आपका, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। टोटल यहाँ कितने आ गए आपके, 4। सिमिलरली 4 कॉर्नर आपके यहाँ पे भी हो गए, तो टोटल हो गया आपके 8 कॉर्नर्स। इन 8 कॉर्नर्स में से 2 कॉर्नर्स आपके कुछ इस तरह से होंगे। लेट अस कंसीडर, मैंने यही मान लिया कि इस कोने को अगर मैं देखूं तो ये जो आपका पैरेललोग्राम है, लेट अस कंसीडर ये वाला एंगल 102 का है। ये मान लीजिएगा कि इस कोने पे, पर्टिकुलर इस कोने की बात हो रही है। तो यहाँ पे इस एंगल को मैंने 102 का कंसीडर कर लिया है। सिमिलरली इस सरफेस के अलावा ये कोना इस सरफेस की हेल्प से भी बन रहा है। तो मान लीजिएगा ये वाला एंगल भी 102 का है, और आपके इन दोनों कोनों से ही नहीं, तीसरा कोना भी चाहिए, तीसरा सरफेस भी चाहिएगा आपको। तो लेट अस कंसीडर ये तीसरा जो एंगल है वो भी आपका 102 का है। तो ये जो वाला पॉइंट है आपका, दिस पॉइंट, दिस कॉर्नर इज योर ब्लंट कॉर्नर। तो लेट अस कंसीडर, मैंने इसको ए नाम दे दिया है। तो ए के जो है बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे आपको एक एच कॉर्नर भी मिलेगा। इस एच कॉर्नर कॉर्नर के ऊपर भी सेम कंडीशंस होंगी कि आपके ये जो 3 सरफेसेस हैं, 3 कौन कौन से हो गए आपका, एक सरफेस ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो तीनों सरफेसेस में से कंसिडर कीजिएगा ये एंगल 102 का है। ये भी मान के चलिएगा इस पैरेललोग्राम में ये एंगल 102 का है, और ये मान के चलिएगा इस पैरेललोग्राम में ये एंगल भी 102 का है। तो ये दूसरा कॉर्नर जो है आपका एच हो गया। तो 2 ब्लंट कॉर्नर्स आपको यहाँ पे कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर मिलते हैं। तो इस फिगर में आप कुछ इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो इसको ये कंसिडर कीजिएगा कि ये जो सारे के सारे हमने सरफेसेस इंडिकेट किए हैं, ये सारे के सारे आपके पैरेललोग्राम हैं। तो एक मैंने आपको बताया था ए और एक बताया था मैंने एच। तो ए और एच आपके क्या हैं, ब्लंट कॉर्नर्स हैं। बाय चांस अगर आपने इन ब्लंट कॉर्नर्स को मिलाते हुए एक लाइन बना दी, तो ये लाइन कुछ इस तरह से होगी, ये डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी बाय चांस अगर आपने इसी के ऊपर इंसिडेंट लाइट जो है फॉल करवा दी। दिस इज़ ओनली वन केस, ये मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ। अगर आपने ए और एच को क्या कर दिया, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, और आपको एक डायरेक्शन मिल गई है, और इसी डायरेक्शन पे आपने इंसिडेंट रे डाल दी है। तो कैल्साइट क्रिस्टल जो है एनाइसोट्रॉपिक था, और एनाइसोट्रॉपिक में भी आपका यूनिएक्सल था। तो लाइट जो है, इंसिडेंट लाइट जो आपके पास है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जानी चाहिए थी। एक पार्ट ऑर्डिनरी रे, एक आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ डिवाइड नहीं होगा। आपकी लाइट इंसिडेंट रे जैसी आई थी सीधी की सीधी, वैसी की वैसी निकल जाएगी। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन का फिनोमिना भी नहीं होगा। तो जैसे कि आपके जो है ऑप्टिकल एक्सिस में हुआ करता, तो इसी तरह से ये आपको एक तरीके से ये मानिएगा कि ये आपकी ऑप्टिकल एक्सिस है, जैसे कि वहाँ पे लेंसेज के केस में हमारा हुआ करता। लेकिन ये मैंने सिर्फ एक कंडीशन आपको बताई है कि रे इस वाली डायरेक्शन के अंदर डिवाइड नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास और भी डायरेक्शंस हैं जिसके अंदर लाइट डिवाइड नहीं होने वाली है। अब हमने क्या किया, हमने एक लाइन ली है, और ये देखिएगा कंडीशन क्या रख रहे हैं। हमने एक ऐसी लाइन ली है कि जो है ना बाइसेक्ट कर दे। किसको बाइसेक्ट कर दे, किसी भी ब्लंट कॉर्नर को बाइसेक्ट कर दे, या तो ए को कर दे या फिर एच को कर दे, मेकिंग इक्वल एंगल्स विद ईच ऑफ द 3 एजेस मीटिंग देयर इज ऑप्टिक एक्सिस। तो ऑप्टिक एक्सिस
यहाँ पे ये ऑप्टिक एक्सिस का एक कंडीशन है, ये ऑप्टिक एक्सिस नहीं है, दिस इज़ ओनली वन कंडीशन। ऑप्टिक एक्सिस को डिफाइन कैसे करेंगे? ऑप्टिक एक्सिस के लिए आपको पहले एक लाइन कंसीडर करनी पड़ेगी और वो क्या करे, या तो ए में से जाए या एच में से जाए, लेकिन जाए कैसे? जाए इस तरह से कि हर फेसिस के साथ जो एंगल बन रहा था ना 102 डिग्री का, हर फेस के साथ उसको क्या कर दे, आपके इक्वल एंगल्स बना दे। और इक्वल एंगल्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो, लेकिन यहाँ पे हमने बाइसेक्शन की प्रॉपर्टी लगाई है, तो इक्वल एंगल का मतलब है कि 102 जो हमने लिया है उसको भी डिवाइड कर दे। तो अब इसको देखिएगा कि यहाँ पे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि हमने कंसीडर कर लिया था कि ये हमारा ब्लंट कॉर्नर है। लेट अस कंसीडर ये हमारा ए पॉइंट है। तो ए पॉइंट पे से हमने क्या किया है, यहाँ से आपकी जो है एक रे डाली है, एक लाइन मान ली है, रे नहीं डाली, एक लाइन कंसीडर की है। तो ये जो लाइन है आपकी, वो कुछ इस तरह से डिवाइड हो कि ए पे जो एंगल बने, क्योंकि ये पार भी होगी, तो जो आपके 3 एंगल बने थे 102 डिग्री के, वो आपके कितने में डिवाइड हो जाएँ, हाफ़ हाफ़ के अंदर डिवाइड हो जाएँ। और एक कंडीशन और भी मानिएगा यहाँ पे कि इस के साथ ये जो एंगल आपका बनेगा, इसके साथ जो आपका एंगल बनेगा और इस सरफेस के साथ जो एंगल बनेगा, ये एंगल भी आपका सेम होना चाहिए। तो इस एक्सिस को, इस लाइन को हम नाम दे रहे हैं ऑप्टिक एक्सिस। तो ऑप्टिक एक्सिस बहुत इम्पोर्टेंट जो है आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटी है डबल रिफ्रैक्शन के केस में। अगर आपने इस ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करवा दिया, तो लाइट जो है 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं होगी। लाइट जैसी आपकी आई थी वैसी की वैसी आपकी चली जाएगी। तो यहाँ पे जो है स्पेस जो लाइट का ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला जो केस है, वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो है वो काम नहीं करता है। अब ऑप्टिक एक्सिस लेट अस कंसीडर कि मैंने जो है इस लाइन को ऑप्टिक एक्सिस कंसीडर कर लिया है। तो ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल भी अगर आप कोई भी लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, तो जो काम ऑप्टिक एक्सिस पे हुआ था, जो बिहेवियर लाइट ने ऑप्टिक एक्सिस पे इंडिकेट किया था, बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर लाइट यहाँ पे भी इंडिकेट करेगी। यहाँ पे भी अगर आप इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो लाइट जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो है आपकी एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही होंगी। तो ऑप्टिक एक्सिस जो है आपकी एक स्पेसिफिक लाइन नहीं है। ऑप्टिक एक्सिस हमें क्या दे रही है, सिर्फ हमें एक डायरेक्शन दे रही है। तो कि जो आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी रे है, सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करती हैं। अगर आपने लाइट जो है ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर डाली है, या आपने लाइट जो है ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल डाली है। तो इट इज़ नोटेड दैट ऑप्टिक एक्सिस इज़ नॉट ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग टू ब्लंट कॉर्नर्स। वो सिर्फ आपका एक पर्टिकुलर केस था। ओनली इन अ स्पेशल केस व्हेन द 3 एजेस ऑफ द क्रिस्टल आर equal, the line joining the two blunt corners A and H coincides with the क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। अब इस लाइन का मतलब समझ लीजिएगा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। तो अगर हम ये कंसिडर कर लें कि ये हमारा क्रिस्टल है, तो आप क्या कीजिएगा, एक आप इस क्रिस्टल के ऊपर एक एक्सिस बनाइएगा, जो एक्सिस इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये आपकी एक्सिस है। तो जैसा अरेंजमेंट पार्टिकल्स का इधर है, बिल्कुल वैसा ही अरेंजमेंट इधर है, जैसा इधर है वैसा ही इधर है। तो अगर क्रिस्टल क्रिस्टल एक्सिस के साथ ऑप्टिक एक्सिस भी अगर बाय चांस आपकी यही हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया तो है कि ब्लंट कॉर्नर एक ये है आपका, एक ब्लंट कॉर्नर आपका ये है। तो ब्लंट कॉर्नर में से पास होनी चाहिए लाइट, और तीनों सरफेसेस के साथ एक जैसे एंगल बनाए, तो मैं इसको ऑप्टिक एक्सिस कह दूंगी। लेकिन आप ये देखिए, मैंने ये भी बताया आपको कि ऑप्टिक इस एक्सिस के, इस लाइन के पैरेलल अगर मैं लाइन यहाँ से बना दूँ, मैं यहाँ से बना दूँ, मैं यहाँ से बना दूँ, ये सारी की सारी मेरा ऑप्टिक एक्सिस वाला काम ही भी करेंगी।
तो मान लीजिए कि अगर ये आपकी क्रिस्टल एक्सिस है और यही बाय चांस आपकी ऑप्टिक एक्सिस हो जाए, तो यहाँ पे आपके वो कंडीशन जो है आपकी क्रिस्टल एक्सिस सिमेट्रिकली डिवाइड कर रही है, तो यहाँ पे ऑप्टिक एक्सिस भी आपकी क्या कर रही है, सिमेट्रिकली डिवाइड कर रही है, तो ये सिमेट्रिक एक्सिस भी हो जाएगी। लेकिन ये एक पर्टिकुलर केस है कि क्रिस्टल एक्सिस के साथ आपकी ऑप्टिक एक्सिस जो है कोइंसाइड कर जाए। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि सिर्फ एक लाइन नहीं है आपकी ऑप्टिक एक्सिस, आपकी एनी लाइन पैरेलल टू दिस लाइन इज आल्सो एन ऑप्टिक एक्सिस। तो ऑप्टिक एक्सिस इज अ डायरेक्शन नॉट अ स्पेसिफिक लाइन, ये ध्यान रखिएगा कि आपसे अगर कोई कह दे कि ऑप्टिक एक्सिस एक लाइन है, नहीं, सिर्फ आप एक डायरेक्शन बता रहे हैं कि इस डायरेक्शन में कुछ ऐसा होगा कि ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो अब तक हम कहते आ रहे थे कि डिफरेंट वेलोसिटी से में चलती हैं इन एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल, अब यहाँ पे वो जो है काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन जाती है आपकी ऑप्टिक एक्सिस अगर क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस के साथ वो क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। तो अगर एक लाइट जो है ऑप्टिक एक्सिस पे आपने डाल दी है, उसी डायरेक्शन में डाल दी है, इट इज़ नॉट गोइंग टू सफ़र डबल रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे आपको डबल रिफ्रैक्शन का फिनोमेना नहीं मिलेगा क्योंकि क्रिस्टल जो है वो सिमेट्रिक है इन ऑल द डायरेक्शन। तो वो अब की बार अलग अलग प्रॉपर्टीज़, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो नहीं दिखा पाएगा इन डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। तो ऑप्टिक एक्सिस इज द डायरेक्शन इन ए यूनिएक्सल क्रिस्टल, क्योंकि यहाँ पे हम कैल्साइट की बात कर रहे हैं और कैल्साइट जो है वो आपका यूनिएक्सल क्रिस्टल है जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे वो सेम स्पीड के साथ ट्रैवल करने वाली हैं। अगर सेम स्पीड में ट्रैवल कर रही हैं तो आपको पता है स्पीड अगर वेरी कर रही है वो किसकी वजह से वेरी करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। तो अगर आपकी स्पीड ही सेम है तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर दोनों रेज के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपका क्या हो गया है, सेम हो गया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑर्डिनरी रे। तो यहाँ पे जो आपका अब आप ये देखिएगा दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलने वाले थे आपको अगर आप ऑप्टिक एक्सिस पे लाइट को ना डाल दे। एक लाइट चली जाती इधर, एक लाइट आपकी चली जाती इधर। तो इस रे को मान लो कि मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कह दिया, इसको मैंने कह दिया ऑर्डिनरी रे। लेकिन अगर आपने लाइट को ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर ही डाल दिया तो अब आपको ऑर्डिनरी रे भी इधर ही मिलने वाली है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी इधर मिलने वाली है। लेकिन अब ये देखिए जब ये अलग अलग आपने ऑप्टिक एक्सिस पे नहीं डाला था तो ये वाली रे इधर चली गई थी क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग था, इसको म्यू ई से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। और अगर आपकी दूसरी रे जो है वो अगर आपकी इधर गई है तो वो बेंडिंग किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब हम ये क्या कैसे डिसाइड करें कि जब आप ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर डालेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा जब आप इंसिडेंट रे को ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर डालते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑर्डिनरी रे के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे म्यू नॉट के इक्वल होगा आपका म्यू ई। तो यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू आपने देखनी है कि म्यू नॉट की वैल्यू पहले कितनी थी, तो उस म्यू नॉट की वैल्यू को ही आप नाम देंगे म्यू ई की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे मत पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे तो ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर लाइट नहीं डाली है आपने, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। तो मे बी म्यू इज़ ग्रेटर देन म्यू नॉट और मे बी इट इज़ स्मॉलर देन, वो हम आगे देखेंगे कि कब म्यू ई ज़्यादा हो जाता है म्यू नॉट से और कब म्यू ई कम हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही कि कैल्साइट क्रिस्टल के बारे में हमने पढ़ लिया कि किस तरह से आपने जो है ऑप्टिक एक्सिस को चूज़ करना है और ऑप्टिक एक्सिस सिर्फ एक डायरेक्शन है, वो एक लाइन नहीं है। तो नेक्स्ट जो है हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और भी कैल्साइट क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।